देखिए, आज फिर से पेट्रोल और डीजल के दामों में 80 पैसों की बढ़ोतरी हो गई है। बड़ी कीमतों के साथ आज दिल्ली में पेट्रोल 97 रुपए 1 पैसे प्रति लीटर, तो डीजल के लिए आपको 88 रुपए 27 पैसे प्रति लीटर चुकाने होंगे। 2 दिन में 1.5 रुपए से ज्यादा बढ़ गए हैं पेट्रोल और डीजल के दाम। कल भी पेट्रोल और डीजल के दाम 80-80 पैसे प्रति लीटर बढ़े थे। और साथ ही आपको याद दिला दें, रसोई गैस के दाम में भी 50 रुपए की बढ़ोतरी कल ही हुई थी और ये सभी बढ़ोतरियां कल से लागू हो गई थी। 137 दिन के बाद कल से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने का सिलसिला एक बार और शुरू हुआ है और आज दूसरे दिन भी पेट्रोल और डीजल के दाम 80-80 पैसे बढ़े हैं। यानी कि सिर्फ 2 दिन में पेट्रोल और डीजल पर प्रति लीटर 1.5 रुपए दाम ज्यादा हो गए। ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। पिछले 137 दिनों से दाम नहीं बढ़े थे, लेकिन कल से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने का सिलसिला एक बार फिर शुरू हुआ। कल 80 पैसे बढ़े पेट्रोल और डीजल पर दाम और आज फिर 80 पैसे पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए हैं। यानी कि पिछले 2 दिन में 1.5 रुपए से ज्यादा दाम बढ़ गए हैं। आपकी जेब पर बोझ लगातार बढ़ता हुआ। बार बार ये सवाल उठा था कि क्या चुनावी 5 राज्यों में जो चुनाव हो रहे हैं, चुनावी माहौल को देखते हुए पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ रहे हैं, लेकिन अब कल से दाम बढ़ना शुरू हुए हैं और पिछले 2 दिन में 1.5 रुपए से ज्यादा प्रति लीटर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए। बात कर लेते हैं पाकिस्तान की, जहां सेना की मदद से बनी इमरान खान की सरकार अल्पमत में आ चुकी है और पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में 28 तारीख को विश्वास मत पर वोटिंग हो सकती है। आखिर सेना की कठपुतली माने जाने वाले इमरान खान ने ऐसा क्या कर दिया है कि आज पूरे के पूरे राजनीतिक विपक्ष और आधी सेना उनके पीछे पड़ चुकी है। देखिए, प्रधानमंत्री इमरान खान और विपक्षी दल के नेता मौलाना फजलुर रहमान के बीच इस तरह निचले दर्जे की बदजुबानी आजकल पाकिस्तान की जनता और नेताओं का फुल एंटरटेनमेंट कर रही है। और इसकी वजह है राजनीति के पिच पर आउट होने की कगार पर खड़े इमरान और खुद को बचाने के लिए रची गई उनके जरिए एक बड़ी साजिश। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक बहुत बड़ी साजिश रच दी है। इस साजिश के निशाने पर है पाकिस्तान की पूरी फौज। मेरे विश्वस्त सूत्र जो पाकिस्तान में मौजूद हैं, उनके मुताबिक ये साजिश इमरान खान ने अपने खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के आने से कई महीने पहले शुरू कर दी थी और उनका इरादा था पाकिस्तान की फौज के 2 फड़े करना, और इमरान खान ने इसका पूरा इंतजाम कर लिया। इमरान खान की सीट के ऊपर जो लेके मसले बने हुए हैं वो सियासी हैं, लेकिन बहुत लोगों का ये मानना है और कहना है कि इमरान खान की सरकार को लाने वाली ही पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट थी और वो एक शख्स जिसने इमरान खान को लाने के लिए हर लिहाज से हर तरह से मदद की, आज इमरान खान उन्हीं के खिलाफ खड़े नज़र आ रहे हैं और वो एक शख्स कोई और नहीं, आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा हैं। सबसे बड़ी बात ये कि इस पूरे मामले के बीचों बीच मौजूद है भारत। जी हाँ, पाकिस्तान की सियासत की इस सबसे बड़ी लड़ाई के बीचों बीच कैसे मौजूद है भारत, हम आज आपके सामने ये पूरा सच रखने वाले हैं। दरअसल पाकिस्तान में इस वक्त जो कुछ हो रहा है, इसके पीछे सियासत से ज़्यादा खेल है पैसे का, और पैसे के लिए खेले जा रहे इस खेल में इमरान खान कुछ इस तरह शामिल हैं कि उन्होंने पूरी सेना को ही 2 हिस्सों में तकसीम करने की साजिश रची। सूत्र बताते हैं कि दरअसल इमरान खान ने कमर बाजवा को ही रास्ते से हटाने का प्लान बना लिया। यानी जो काम 1 मार्च 1976 को उस वक्त प्रधानमंत्री जुल्फकार अली भुट्टो ने किया था, वही काम इस्लामाबाद में चल रही OIC की बैठकें खत्म होते ही करने वाले हैं इमरान खान। और इसमें उन्हें मदद मिल रही है लेफ्टिनेंट जनरल शाहीन मजहर महमूद से, जो कि पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ हो सकते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल शाहीन अभी आई कॉर्प्स के कमांडर हैं। जहां इमरान खान के जाने की बातें की जा रही हैं, वहां ये बात भी सच है कि इमरान खान अगर वाकई ही चले गए तो पाकिस्तान की सियासत में एक अनोखा, एक अलग और एक बहुत तेज़ भूचाल आएगा और वो खेल सिर्फ वहीं ख़त्म नहीं होगा। जब अगर इमरान खान चले गए तो उसके बाद बहुत कुछ होने के खतरात भी बढ़ जाएंगे। इमरान खान की इस पूरी बिसात के केंद्र में वहां की सरकार या वहां की सेना नहीं, दरअसल केंद्र में है इंडिया। जी हाँ, इंडिया। इमरान खान बिल्कुल नहीं चाहते कि भारत के साथ नॉर्मल रिश्ते हो, शांतिपूर्ण रिश्ते हो, और इसके बिल्कुल विपरीत पाकिस्तान की सेना के चीफ कमर बाजवा ये चाहते हैं कि भारत के साथ सीज फायर बना रहे, भारत के साथ तिजारत के, ट्रेड के, व्यापार के नए नए रास्ते खुले और दोनों मुल्कों के अंदर शांति हो
पुरानी बातों को भुलाकर दोनों मुल्क अब आगे की ओर। दरअसल इमरान खान को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिल्कुल पसंद नहीं। उन्हें जब भी मौका मिलता है वो मोदी के खिलाफ बोलने के लिए अपने मंत्री शेख राशिद को आगे कर दिया करते हैं। भले ही सारे हालात देखकर ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान में एक बार फिर सैनिक हुकूमत की आहट तेज हो गई है, लेकिन इमरान खान का असल मंसूबा कुछ और है। इमरान खान पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस वक्त सेना को 2 हिस्सों में तकसीम करने का उनका जो मुबैना प्लान है वो कामयाब हो जाए, और इसके लिए भले ही उन्हें सेना के एक बड़े हिस्से से पंगा मोल लेना पड़े तो वो भी चलेगा। सियासी चारागोइयों के बीच में और गहमा गहमी में ये भी कहा जा रहा है कि इमरान खान की रुखसती, जिसके बारे में आजकल हर कोई बात कर रहा है, उसका ताल्लुक डायरेक्टली आर्मी चीफ की एक्सटेंशन से है, और अगर उनकी एक्सटेंशन वो होने देते हैं तो इमरान खान की सीट बच सकती है, और अगर वो एक्सटेंशन नहीं होने देते और उनको बर्खास्त कर देते हैं तो इमरान खान के लिए भी आगे मुश्किलों के पहाड़ नज़र आ रहे हैं। इमरान का ये प्लान जोखिम भरा है, क्योंकि 1972 में तब प्रधानमंत्री रहे जुल्फिकार अली भुट्टो ने सेना और वायुसेना प्रमुखों को बर्खास्त कर दिया था। लेकिन वो मौका तब का था जब दोनों सेनाएं बांग्लादेश संकट और युद्ध में मिली हार से परेशान थीं। लेकिन उसी सेना ने भुट्टो पर 1977 में पलटवार किया, जब उन्हीं के चुने हुए सेना प्रमुख जनरल जिया उल हक ने उन्हें फांसी पर लटका दिया। इसी तरह नवाज शरीफ ने एक छोटी सी चूक के लिए जनरल जहांगीर करामात को बर्खास्त कर दिया था, जिसका बदला लिया अगले जनरल परवेज मुशर्रफ ने, जिन्होंने नवाज शरीफ को 10 साल तक प्रताड़ित किया। अब ऐसा ही काम करते दिखाई दे रहे हैं इमरान खान। तो दुनिया तो इतना कह ही सकती है, रब्बा खैर करे। दिल्ली में एक धमकी भरी ईमेल ने सनसनी फैला दी है। कल तहरीके तालिबान की भारत इकाई के नाम से दिल्ली में धमकी की चेतावनी दी गई। सूत्रों के मुताबिक इस धमकी के बाद दिल्ली में सावधानी के तौर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई। भारी भीड़ को देखते हुए सरोजनी नगर मार्केट में भी सुरक्षा बढ़ा दी गई। धमकी भरी ईमेल और इसे भेजने वाले की जांच भी की जा रही है। समय की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक ईमेल ने पूरे दिल्ली में सनसनी बढ़ा दी। बात करते हैं पड़ोसी देश पाकिस्तान की, जहां घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है। इमरान की अपनी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 24 सांसदों की बगावत के बाद सरकार अल्पमत में आ गई है। इमरान पर इस्तीफे का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। सेना ने भी इमरान को कुर्सी छोड़ने का इशारा कर दिया, लेकिन इमरान अभी भी अड़े हुए हैं। अब निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि इमरान खुद इस्तीफा देते हैं या सेना जबरन उन्हें गद्दी से उतारती है। पाकिस्तान का पॉलिटिकल अपडेट आपको हम दे रहे हैं। इमरान खान और सेना प्रमुख बाजवा आज आमने सामने होंगे पाकिस्तान परेड में। ऐसे में बाजवा ने इमरान को कुर्सी छोड़ने के लिए कहा है। सूत्रों के हवाले से यह खबर मिल रही है। बड़ा सवाल कि आज किसका जलसा आखिरी होगा। ओआईसी की बैठक के बाद इस्तीफा दे सकते हैं इमरान, ये भी अनुमान जताया जा रहा है। विपक्ष ने शहबाज शरीफ को पीएम उम्मीदवार घोषित भी कर दिया है। नवाज शरीफ के भाई और नेता विपक्ष हैं शहबाज, जो कि पीएम उम्मीदवार के तौर पर सामने आ रहे हैं। 25 मार्च को पाकिस्तानी संसद का सत्र बुलाया गया है। अविश्वास प्रस्ताव 25 मार्च को लाया जा सकता है, उस पर चर्चा होगी और 28 तारीख को वोटिंग संभव मानी जा रही है। 28 मार्च को इमरान सरकार का फ्लोर टेस्ट होगा और उसी दिन पता चल जाएगा कि कितने पानी में है इमरान और इमरान का गेम ओवर होता है या फिर नहीं। पीटीआई के 24 सांसद और कई सहयोगी भी इस वक्त इमरान से और उनकी सरकार से नाराज हैं। तो बिल्कुल सवाल ये बना हुआ है, क्या सच में इमरान खान का गेम ओवर हो सकता है या नहीं। पाकिस्तान में बड़बोले इमरान बड़ी मुसीबतों में फंस गए हैं। अपनी पार्टी के सांसद बागी हो गए हैं। विपक्ष इस्तीफे की मांग पर अड़ा है। इस बीच सेना ने भी इमरान पर लगाम कस दिया है। अब इमरान ऐसे चक्रियों में फंस गए हैं जहां से निकलना लगभग नामुमकिन है। पाकिस्तान डे पर इस्लामाबाद में हो रहा ये जलसा बतौर प्रधानमंत्री इमरान खान की आखिरी आमावी ज़हूर होगी, क्योंकि इसके आगे जो होगा उसकी स्क्रिप्ट पहले से तैयार है। पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा अपने मातहत अफसरान के साथ मिलकर इमरान का मुकदमा तय कर चुके हैं। इमरान को सिर्फ एक विकल्प दिया गया है, कुर्सी छोड़ो इज्जत बचाओ। इमरान से छनकर आ रही खबरें बता रही हैं कि आज इस्लामिक सहयोग संगठन की बैठक खत्म होते ही इमरान खान को कोई फैसला लेना होगा, पर ये तो बाजवा कह चुके हैं
या तो ये बाजवा के कहे मुताबिक प्रधानमंत्री कुर्सी छोड़ेंगे या सेना दखल देकर इन्हें रुखसत करेगी। 25 मार्च को पाकिस्तानी संसद में इमरान सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की नौबत भी नहीं आएगी। सियासी चारागोइयों के बीच में और गहमा गहमी में ये भी कहा जा रहा है कि इमरान खान की रुखसती, जिसके बारे में आजकल हर कोई बात कर रहा है, उसका ताल्लुक डायरेक्टली आर्मी चीफ की एक्सटेंशन से है। और अगर उनकी एक्सटेंशन वो होने देते हैं तो इमरान खान की सीट बच सकती है, और अगर वो एक्सटेंशन नहीं होने देते और उनको बर्खास्त कर देते हैं तो इमरान खान के लिए भी आगे मुश्किलों के पहाड़ नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान में इमरान और जनरल बाजवा के बीच मतभेद की शुरुआत हुई थी। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के तब के चीफ जनरल फैज को हटाने और नए चीफ की नियुक्ति को लेकर, और अब ये रिश्ते कितने बिगाड़ चुके हैं इसकी गवाही है ये बयान, जिसमें इमरान खुलेआम भारतीय सेना की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन निशाने पर है इनकी अपनी फौज कि भारतीय सेना भ्रष्ट नहीं है और वो कभी भी नागरिक सरकार में हस्तक्षेप नहीं करती। बताया जा रहा है कि कभी सेना के लाडले रहे इमरान खान ने विपक्ष के चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए खुद बाजवा से सुलह की भी कोशिश की। पूर्व आर्मी चीफ राहिल शरीफ को जनरल बाजवा के पास भेजा, लेकिन बात नहीं बनी। अब बाजवा हर हाल में इमरान को सत्ता से बेदखल करना चाहते हैं और इसका एकमात्र तरीका है तख्ता पलट। वैसे भी पाकिस्तान में ये शब्द कोई नया नहीं है। साल 1958 में जनरल अयूब खान ने तत्कालीन राष्ट्रपति इस्कंदर मिर्जा को हटाया, खुद राष्ट्रपति बने। साल 1969 में पाकिस्तान की सत्ता पर जनरल याहिया खान का कब्जा हुआ। साल 1977 जनरल जियाउल हक ने तख्ता पलटकर सत्ता अपने हाथ में ली। साल 1999 में जनरल परवेज मुशर्रफ ने तख्ता पलट किया, राष्ट्रपति बन कमान अपने हाथ में ले ली। पाकिस्तान के इतिहास गवाह रहा है कि जब जब यहाँ सियासी उठापटक मची है, सेना ने मौके का फायदा उठाया। इस बार भी यही हालात है। कहते हैं दिए की लौ बुझने से पहले खूब फड़फड़ाती है, और वही हाल इन दिनों इमरान खान का भी है। इमरान खान की कुर्सी जाने वाली है, लेकिन वो इस्लामिक देशों के सामने कश्मीर कश्मीर चिल्ला रहे हैं। देश का खजाना खाली है, मुल्क कंगाली के कगार पर खड़ा है, जनता महंगाई से परेशान है, कर्ज चुकाने के पैसे नहीं है, हुक्मरान कटोरा लेकर दर दर भीख मांग रहे हैं, कहीं से मदद नहीं मिल रही, सीने पर आतंक की सरपरस्ती का तमगा लटक रहा है सो अलग, लेकिन जब जुबान खुलती है तो कश्मीर के सिवा कुछ भी याद नहीं आता। कायदे से तो इमरान खान को इस मौके का फायदा उठाना चाहिए था। इस्लामिक देशों के संगठन OIC से पाकिस्तान के लिए मदद मांगनी चाहिए थी, लेकिन इमरान ने 150 करोड़ लोगों के संगठन से साथ मांगा कश्मीर पर। जब से जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटा है, इमरान बौखलाए हुए हैं। अब तो इनकी बौखलाहट और बढ़ गई है, क्योंकि 2 दिन बाद पाकिस्तानी संसद के इसी हॉल में इनकी सरकार को रुखसत होना है। तो मरता क्या न करता जनाब, अब कश्मीर की आज़ादी के सबसे बड़े पैरोकार बनकर पाकिस्तानी जनता की हमदर्दी बटोरना चाहते हैं, जतलाना चाहते हैं कि कश्मीर के लिए इनका PM की कुर्सी पर रहना जरूरी है। लेकिन लगता नहीं कि आम पाकिस्तानी जनता इनके बहकावे में आने वाली है। अब जरा एक और तस्वीर पर नजर डाल लीजिए। जिस वक्त इमरान खान मुस्लिम देशों के संगठन OIC में कश्मीर को लेकर प्रोपेगेंडा फैला रहे थे, ठीक उसी वक्त जम्मू कश्मीर में 36 खाड़ी देशों के CEO उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के साथ विकास के कामों के लिए होने वाले निवेश पर चर्चा कर रहे थे। करीब 2 घंटे तक इनकी उपराज्यपाल के साथ बैठक हुई, जिसमें अगले 6 महीनों में 70,000 करोड़ का निवेश करने का फैसला हुआ। हमारे इंडस्ट्री एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट ने, हम लोगों ने भी प्रयास किया, और दुबई के दौरे के बाद जो बातचीत हुई थी, एक पहला डेलीगेशन आया है। भविष्य में मैं ऐसे और डेलीगेशंस की उम्मीद कर रहा हूँ। अच्छी चर्चा उन लोगों से हुई है, और खास तौर से मेडिकल एंड हेल्थ एजुकेशन, हॉस्पिटैलिटी, फूड प्रोसेसिंग, कोल्ड स्टोरेज, कोल्ड चेन, कुछ ऐसे भी लोग आए थे जो यहाँ के हार्टिकल्चर प्रोड्यूस को दुनिया के बाजार में ले जाना चाहते हैं, हैंडीक्राफ्ट्स को, पश्मीना को। जाहिर सी बात है, जम्मू कश्मीर में अगर सऊदी अरब और UAE जैसे देश अगर निवेश कर रहे हैं तो इसका मतलब साफ है कि पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा अब चलने वाला नहीं, क्योंकि सऊदी अरब और UAE दोनों OIC के ताकतवर सदस्यों में शुमार किए जाते हैं।
भारत को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है जम्मू और कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में और पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि बुनियादी एतबार से देखा जाए तो मुसलमान ममालिक ख़ास तौर पे OIC के ममालिक हमेशा सेंसिटिव रहे हैं इस मामले में कि वो पाकिस्तान की जो हमारी और कश्मीरियों की जो सेंसिटिविटीज़ हैं उनका हमेशा उन्होंने ख्याल रखा है और कोई ऐसा काम नहीं किया कि पाकिस्तान यूँ महसूस हो कि OIC या मुसलमान ममालिक पाकिस्तान के पीछे खड़े नहीं हैं। तो इमरान खान ये पैतरा छोड़ दें तो बेहतर है। पहले अपनी 23 करोड़ जनता को बताएं कि पाकिस्तान में इतनी गुर्बत क्यों है, आटा दाल चीनी में आग क्यों लगी है। कश्मीर के तराने से गरीब पाकिस्तानियों की तकदीर नहीं बदलने वाली। और हाँ, कश्मीर पर बुरी नजर तो डालिएगा ही मत, वरना जो अंजाम होगा वो आप जानते हैं। देखिए, पाकिस्तान में सियासी पारा गर्म है, इतना गर्म कि एबीपी न्यूज के शो इंडिया चाहता है में इमरान की पार्टी के समर्थक और विरोधी नेता आपस में भिड़ गए। इतना ही नहीं, इमरान के नेता उस्मान बसरा ने तो विवादित बयान तक दे डाला। सुनिए। क्या ये पॉसिबल है कि OIC की मीटिंग जैसे ही खत्म हो वैसे ही प्राइम मिनिस्टर इमरान खान रेजिग्नेशन दे दे, नेशनल असेंबली को फेस ही ना करे? क्या ऐसा हो सकता है? इज दिस पॉसिबल? कुछ होने वाला नहीं है। कुछ लीडर ऐसे होते हैं जो आखिरी बॉल तक खेलते हैं, ये खेलना चाह रहे हैं, खिलाड़ी हैं ना, लेकिन इनको मालूम नहीं है कि हार चुके। तो वो हार तो चेहरे से भी नजर आ रही है। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि अंधे को, जो अंधा होता है ना, अंधा, उस बेचारे को तो यही दिखेगा जो मेरे भाई अभी कह रहे हैं, खान साहब कह रहे हैं। मैं उनकी बात को नॉट दैट इम्पोर्टेंट कि उसको रिस्पॉन्ड किया जाए। असल में जो आप अपने मोन्टाज के अंदर और अपनी सारा चलाते रहे हैं, वो एक खातून को जो कह रही हैं वजीर आज़म के मुतल्लिक हर्जा सराई कर रही हैं, और हर्जा सराई का मतलब है जुबान दराजी कर रही थी। आपको मालूम होना चाहिए, आप एक बड़े रिस्पॉन्सिबल चैनल हैं। मरियम का इमरान खान के मुतल्लिक गुफ्तगू करना ऐसा ही है कि शिल्पा शेट्टी या सनी लियोन जो है वो नरेंद्र मोदी के ऊपर गुफ्तगू करें। क्या बात कर रहे हैं? वो इलेक्टेड हैं। डोंट डिमीन योर लीडर्स, दे आर योर लीडर्स। आप भले दूसरी पार्टी के हैं, आप ये क्या कहना चाह रहे हैं? मरियम नवाज शरीफ पॉलिटिशियन नहीं है क्या? यही प्रॉब्लम है पीटीआई के लोगों में। पीटीआई के लोगों में यही प्रॉब्लम है कि इनको बात करने के हमेशा गाली और बुरे लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। आप दूसरे डॉक्टर खान, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बसरा साहब को बोलने दीजिए। बैन के बारे में आप इंटरनेशनल लेवल पे बैठ के क्या बात कर रहे हैं? ये बुरी बात है। बसरा साहब कुछ तो सीख जाइए, गलत लफ्ज यूज कर रहे हैं। आपको चीखें निकल रही हैं, आपको भाईजान, आप सुन तो लेना मेरी बात। महाराष्ट्र में ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के रिश्तेदार पर एक्शन लिया तो सियासत गर्मा गई। देखिए रिपोर्ट। ये है ठाणे की नीलांबरी इमारत। इसी इमारत के 11 फ्लैट पर लगे ताले ने महाराष्ट्र में सियासत का नया दरवाजा खोल दिया है। ताला लगवाया है केंद्र के अंतर्गत आते प्रवर्तन निदेशालय ने, और ताला लगा है महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे के भाई श्रीधर पाटणकर की इमारत पर। 24 फ्लोर की इस बिल्डिंग को श्रीधर पाटणकर की कंपनी साईं बाबा गृह निर्माण ने बनवाया था। ईडी ने श्रीधर पाटणकर के 11 फ्लैट जब्त कर लिए हैं, जिनकी कीमत करीब 6.5 करोड़ बताई जा रही है। मैं इस वक्त हूँ ठाणे के वर्तक नगर की जो है नीलांबरी बिल्डिंग के बाहर। आप देख सकते हैं कि ये 24 मंजिला ये इमारत है, और इसमें जो कार्रवाई की गई है वो है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के साले श्रीधर पाटणकर के 11 फ्लैट पर। जी हाँ, इस बिल्डिंग के 11 फ्लैट को ईडी ने जब्त कर लिया है। ये एक बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है ईडी की, क्योंकि सीधा ये मामला जुड़ा है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के रिश्तेदार और परिवार से। सीएम के रिश्तेदार पर कार्रवाई हुई तो सियासत तो होनी ही थी। वैसे ईडी का कहना है कि उसने महाराष्ट्र में कई बिल्डर्स के ठिकानों पर छापा मारा है। ये उनमें से सिर्फ एक है। इसके अलावा ईडी के निशाने पर मंत्री नवाब मलिक भी हैं। श्रीधर माधव पाटणकर ये हमारे परिवार के सदस्य हैं। ईडी ने एक
एक्शन ली है, इस प्रकार की एक्शन जहां बीजेपी के शासन नहीं है या बीजेपी सत्ता से दूर हो गई है, ऐसे राज्यों में इस प्रकार से केंद्रीय जांच एजेंसी जोरदार तरीके से कार्रवाई कर रही है। सूढ़ बुद्धि से इस तरह का राजकारण केंद्र में बैठी हुई बीजेपी की नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है। महाविकास आघाड़ी की सरकार पे उसका कोई परिणाम नहीं होगा। आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र के मंत्री छगन भुजबल पे 2.25 साल उनको जेल में रखा था ईडी की कार्रवाई में, और माननीय हाईकोर्ट ने उनको निर्दोष मुक्त किया। यही चपराक बीजेपी को उसी समय लगी है। के साले महोदय श्रीधर पाटनकर की प्रॉपर्टी ईडी ने जब्त की है। ये तो सिर्फ शुरुआत है। श्रीधर पाटनकर ने 2 डजन सेल कंपनियों से पैसे जिस प्रकार से मनी लॉन्ड्रिंग किया, और श्रीधर पाटनकर के अकाउंट में से आगे जो पैसे गए ना, वो जानकारी जब सामने आएंगी ना तो उद्धव ठाकरे साहब की नींद उड़ जाएगी। राजनीति के जानकार मानते हैं कि महाराष्ट्र की सियासत में वार और पलटवार का दौर जारी है। बीजेपी और शिवसेना दोनों पर सरकारी एजेंसियों के गलत इस्तेमाल का आरोप लग रहा है। संवाददाता राजेश त्रिपाठी की रिपोर्ट। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, आज फिर से पेट्रोल और डीजल के दामों में 80 पैसों की बढ़ोतरी हो गई है। बढ़ी कीमतों के साथ आज दिल्ली में पेट्रोल 97 रुपए 1 पैसे प्रति लीटर, तो डीजल के लिए 88 रुपए 27 पैसे प्रति लीटर आपको चुकाने होंगे। 2 दिन में 1.5 रुपए से ज्यादा दाम बढ़ गए पेट्रोल डीजल के। पेट्रोल डीजल की कीमतों में एक बार फिर से इजाफा दर्ज किया गया है। पिछले 137 दिनों के बाद कल पेट्रोल डीजल की कीमत में 80 पैसे का इजाफा दर्ज किया गया था। वहीं आज फिर से एक बार पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ गए हैं। आज फिर से पेट्रोल डीजल की कीमत 80 पैसे बढ़ गए हैं। आप देख सकते हैं स्क्रीन में, कल पेट्रोल की कीमत जहां 96 रुपये 25 पैसे थी, वहीं आज जो कीमत बढ़ाए गए हैं उसके बाद पेट्रोल की नई कीमत 97 रुपये 1 पैसे है। वहीं बात अगर डीजल की करें तो डीजल में भी 80 पैसे का इजाफा दर्ज किया गया है। आज डीजल की नई कीमत 87 रुपये 47 पैसे है। इस बढ़े दाम की वजह से लोगों की जिंदगियों पे काफ़ी असर पड़ा है। लोग काफ़ी परेशान हैं क्योंकि पेट्रोल डीजल रोज़मर्रा की सबसे ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ है। ये दूसरी बार हुआ है बीते हफ्ता में कि पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा देखा गया है। इससे पहले 4 नवंबर को बढ़ाया गया था, लेकिन आज फिर से पेट्रोल डीजल की दाम बढ़े हैं। कैमरा पर्सन अरविंद कुमार के साथ मेघा उपाध्याय, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। तो आज उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी दोबारा मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह देहरादून के परेड ग्राउंड में होगा। पीएम मोदी यहां मौजूद रहेंगे। उत्तराखंड में ऐतिहासिक जीत के बाद धामी के भव्य शपथ ग्रहण समारोह की कैसी है तैयारियां, देखिए इस रिपोर्ट में। तो आप देख सकते हैं, इस समय हम बता रहे हैं कि उत्तराखंड के लिए आज एक बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि पुष्कर सिंह धामी दोबारा मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे और शपथ ग्रहण समारोह देहरादून के परेड ग्राउंड में होगा। पीएम मोदी यहां मौजूद रहेंगे। उत्तराखंड में ऐतिहासिक जीत के बाद धामी के भव्य शपथ ग्रहण समारोह की कैसी रहेगी तैयारियां, ये हम आपको हमारी इस रिपोर्ट में दिखाएंगे। ये तस्वीरें हैं देहरादून के परेड ग्राउंड की। तैयारियां पूरी हैं। आज पुष्कर सिंह धामी दोपहर 2:30 बजे सीएम पद की शपथ लेंगे। राज्य में बीजेपी की सरकार रिपीट हो रही है, लिहाजा इस रिकॉर्ड तोड़ जीत को भव्य बनाने के लिए परेड ग्राउंड तैयार है। इस शपथ ग्रहण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के अलावा योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान, हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और त्रिपुरा के सीएम विप्लव देव शामिल होंगे। इसके साथ ही साधु संत और शहर के प्रबुद्ध जन, आम जनता समेत बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। विधायकों, मंत्रियों और वीआईपी के बैठने के लिए 3 अलग अलग मंच बनाए गए हैं। हेलीपैड बनाए गए हैं। सुरक्षा के नजरिए से 1000 पुलिस कर्मियों की परेड ग्राउंड में तैनाती रहेगी। यहाँ 25,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। एबीपी न्यूज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के आधार पर हम आपको कुछ वो चेहरे दिखा रहे हैं जो धामी 2.0 का हिस्सा हो सकते हैं। गणेश जोशी, धन सिंह रावत, सतपाल महाराज, रेखा आर्य, अरविंद पांडे, प्रेमचंद्र अग्रवाल, मदन कौशिक,
बिशन सिंह चुफाल और वंशीधर भगत में से एक विधानसभा अध्यक्ष बन सकते हैं। रितु खंडूरी, सौरभ बहुगुणा, शिव अरोड़ा, विनोद चमोली, मोहन सिंह बिष्ट। मोहन सिंह बिष्ट ने लाल कुआं सीट पर पूर्व सीएम और कांग्रेस के अघोषित सीएम चेहरे हरीश रावत को मात दी। धुआंधार जीत के बाद अब धामी की टीम में शामिल होने की अटकलों पर वो क्या कहते हैं, सुनिए। भावनाएं ये हैं कि मंत्रिमंडल में आपको जगह मिल सकती है इस बार। अगर ऐसा है तो मेरा सौभाग्य होगा और जैसे सभी कार्यकर्ताओं की इच्छा होती है इस तरह हमारी भी इच्छा है कि और लोगों की सेवा करूं और पार्टी का काम आगे बढ़ाऊं। वहीं पूर्व सीएम हरीश रावत ने भी पुष्कर सिंह धामी को शुभकामनाएं दी। भाजपा ने एक चुनौतीपूर्ण निर्णय लिया, उसको फिर से दोहराया। मैं समझता हूँ कि वो सफल हूँ। यह पक्ष और विपक्ष दोनों की कामना, हम लोकतांत्रिक विपक्ष हैं, हम विपक्ष की भूमिका अदा करते हुए कंट्रीब्यूट करेंगे और जो उनके पक्ष के लोग हैं वो पक्ष के। उत्तराखंड में बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है। पहली बार लगातार 2 बार सत्ता में वापसी कर बीजेपी ने पहाड़ के राजनीतिक इतिहास को ही बदल दिया है। बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की। 2 दिन बाद लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का शपथ ग्रहण होगा। इस शपथ ग्रहण में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहेंगे। साथ ही पूरे प्रदेश से आम और खास को बुलाया गया है। पूरे कार्यक्रम को भव्य बनाने की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। तैयारियां देखिए। ये तस्वीरें हैं लखनऊ के इकाना स्टेडियम की, जिस बुलडोजर ने यूपी में योगी सरकार की सत्ता में वापसी कराई है। वो बुलडोजर लखनऊ में शपथ वाली जगह पर गरज रहा है, जहां योगी 25 मार्च को शपथ लेंगे और उस जगह पर झाड़ उखाड़ काटने के काम में लग गए हैं। 25 मार्च को योगी 2.0 के शपथ ग्रहण की भव्य तैयारियां अंतिम दौर में पहुंच चुकी है। इस वक्त मैं लखनऊ के इकाना स्टेडियम में मौजूद हूं, जहां पर ये शपथ ग्रहण समारोह संपन्न होना है। और मेरे बाईं ओर आप तस्वीरें देखेंगे, ये वो मंच है जिस मंच पर शपथ ग्रहण कराया जाएगा। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके पूरे कैबिनेट, उनके राज्य मंत्रियों को यहीं इसी स्टेज पर शपथ दिलवाएंगी। और इस मंच पर खास तौर पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत जो केंद्रीय नेतृत्व है, केंद्र के बड़े नेता हैं, केंद्र के बड़े मंत्री हैं, वो सारे के सारे इस मंच पर मौजूद रहेंगे। इस शपथ ग्रहण में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहेंगे, इसलिए वीआईपी मेहमानों के लिए तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। योगी के शपथ ग्रहण के लिए बीजेपी शासित राज्यों के 12 मुख्यमंत्री, नाथ संप्रदाय से जुड़े सभी बड़े मठ के साधु संतों को न्योता दिया गया है। बाबा रामदेव, यूपी के उद्योगपति, आईएमए को न्योता दिया गया है। मथुरा, वृंदावन, अयोध्या, हरिद्वार से बड़े संतों को निमंत्रण भेजा जा रहा है। एयरपोर्ट से इकाना और बीजेपी कार्यालय तक रूट पर खास सजावट की जा रही है। लखनऊ में 130 चौराहे सजाए जाएंगे। इन तैयारियों के लिए यूपी के चुनावी अभियान में लगे 250 कार्यकर्ता बुलाए गए हैं। पंजाब के लोग अपनी शिकायत सीधे पंजाब के सीएम भगवंत मान को भेज सकते हैं। देखिए हमारी रिपोर्ट। फिल्मी पर्दे पर जैसे नायक अनिल कपूर ने भ्रष्टाचार को खत्म करने और आम जनता की मदद के लिए फोन लाइन खोल दी थी, कुछ वैसे ही आज शहीदी दिवस के अवसर पर पंजाब के नए नायक भगवंत मान भी करने वाले हैं। 16 मार्च को शपथ लेने वाले भगवंत मान भ्रष्टाचार पर वार करने जा रहे हैं। मान आज एंटी करप्शन हेल्पलाइन जारी करेंगे, जो उनका पर्सनल व्हाट्सएप नंबर होगा। ਅੱਜ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਦਾ ਜਾਰੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨਕਾਰ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਇਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜਾਂ ਆਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਨੰਬਰ ਤੇ भेज दो। दिल्ली में जब पहली बार अरविंद केजरीवाल सीएम बने थे और उनकी 49 दिन की सरकार बनी थी, तब उन्होंने भी भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम चलाई थी और कई भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की थी। 49 दिन में
दिल्ली में भ्रष्टाचार कम नहीं हुआ था, दिल्ली में भ्रष्टाचार खत्म हो गया था। तो आज का ये ऐलान भगवंत मान जी का बहुत बड़ा ऐलान है। जैसे दिल्ली से भ्रष्टाचार खत्म हुआ, पंजाब से भी अब भ्रष्टाचार खत्म। अब बारी पंजाब के सीएम भगवंत मान की है। मान भगत सिंह के शहीदी दिवस पर भ्रष्टाचार के खिलाफ हेल्पलाइन शुरू कर रहे हैं। शहीदी दिवस के मौके पर पंजाब में आज छुट्टी रहेगी। साथ ही पंजाब विधानसभा में शहीद भगत सिंह, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर और महाराजा रणजीत सिंह की मूर्ति लगाने पर फैसला किया है। शहीद आजम सरदार भगत सिंह राजगुरु सुखदेव होरां दी बरसी है, सो ਅਸੀਂ पंजाब सरकार ਵੱਲੋਂ पूरे पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀ ਦਾ हेल्पलाइन में भ्रष्टाचार मिटाने की कोशिशों को मान सरकार की परीक्षा भी माना जा रहा है, क्योंकि दिल्ली में आपके पास जांच एजेंसी ही नहीं थी, लेकिन पंजाब में मान सरकार पूर्ण बहुमत से आई है। ऐसे में एक्शन से अपने इरादे साबित करने होंगे। और अब बात पड़ोसी देश पाकिस्तान की कर लेते हैं, जहां पर राजनीतिक घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है। इमरान की अपनी पार्टी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के 24 सांसदों की बगावत के बाद सरकार अल्पमत में आ गई है। इमरान पर इस्तीफे का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। सेना ने भी इमरान को कुर्सी छोड़ने का इशारा कर दिया, लेकिन इमरान अब भी अड़े हुए हैं। अब निगाहें आज इस्लामाबाद में हो रही पाकिस्तान डे परेड पर टिकी हुई हैं, जहां जनरल बाजवा और पीएम इमरान खान आमने सामने होंगे। इस परेड में ओआईसी के सदस्य देशों के विदेश मंत्री और स्पेशल गेस्ट के तौर पर चीन के विदेश मंत्री वांग यी भी शामिल हो रहे हैं। और नजर सबकी पाकिस्तान डे परेड के मौके पर सिर्फ इमरान खान और बाजवा पर होगी कि आखिर उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या होती है, क्योंकि जिस तरह से खबरें पाकिस्तान में आ रही हैं कि एक तरीके से अब सेना ने भी कह दिया है इमरान खान को कि वो अपना पद छोड़ दें। देखिए, पॉलिटिकल अपडेट, सियासी संकट के बीच आज पाकिस्तान डे परेड है और वहीं पर इमरान खान और बाजवा की मुलाकात होगी और आज दोनों आमने सामने होंगे। परेड में ओआईसी देशों के विदेश मंत्री भी मौजूद रहेंगे। ओआईसी की बैठक के बाद इस्तीफा दे सकते हैं इमरान खान, इस तरह की खबरें भी पाकिस्तान से लगातार निकलकर आ रही हैं। रूस और यूक्रेन के बीच शुरू हुए युद्ध को तकरीबन 1 महीना होने वाला है। आज 28वां दिन है। अब तक युद्ध का कोई भी नतीजा नहीं निकल सका। रूसी सेना मजबूत स्थिति में जरूर दिखाई दे रही है। अभी भी यूक्रेन रशिया का सामना पूरी मजबूती के साथ कर रहा है। दिखाते हैं युद्ध के 28वें दिन का आखिर हाल क्या है। मारियोपोल में रूस को मिला मुंहतोड़ जवाब। सैन्य ठिकानों पर हमले का यूक्रेन ने लिया बदला। शहर के बीचों बीच टैंक से हमले की ये तस्वीरें यूक्रेन के मारियोपोल की हैं। टैंक से हमला करते ये यूक्रेनी सेना की टुकड़ी है जो रूसी ठिकानों पर हमला कर रही है। कुछ घंटे पहले ही रूसी सेना ने मारियोपोल में स्थित यूक्रेनी सेना के ठिकानों को नष्ट किया था, जिसकी ड्रोन तस्वीरें सामने आई थी। मारियोपोल से लेकर रूस ये दावा भी कर रहा है कि उसने शहर पर कब्जा कर लिया है, लेकिन यूक्रेन की आर्मी ने उन पर लगातार हमले कर साबित कर दिया है कि रूस के लिए मारियोपोल अभी दूर है। मारियोपोल में रूसी सेना पर यूक्रेन के हमले की दूसरी तस्वीर देखिए, कैसे यूक्रेनी आर्मी ने रूसी नाव को अपना निशाना बनाया। इस नाव में रूस के सैनिक सवार थे जो शहर के दूसरी तरफ जा रहे थे। पहले से घात लगाए यूक्रेनी सैनिकों ने उन पर हमला कर दिया, जिससे कुछ ही सेकंड्स में नाव पूरी तरह से धुएं में बदल गई। हमले के बाद यूक्रेनी आर्मी ने इसका जश्न भी मनाया। हमले की कुछ ऐसी ही तस्वीरें यूक्रेन की राजधानी कीव से भी आई हैं, जहां यूक्रेन की तरफ से मोर्चा संभाल रहे शेख मंसूर बटालियन ने कीव में दाखिल होने की कोशिश करती रूसी सेना के छक्के छुड़ा दिए। तस्वीरों में देखा जा सकता है कैसे शेख मंसूर बटालियन मजबूती से रूसी सेना का मुकाबला कर रही है। रूसी सेना कीव में लगातार दाखिल होने की कोशिश में लगी हुई है, लेकिन 28 दिन बाद भी कामयाबी नहीं मिल पाई है।
हमले की इस तस्वीर को देखिए। ये यूक्रेन के उत्तरी पूर्व में बसा क्रामाटोर्स्क शहर है, जिसे रूसी सेना ने अपना निशाना बनाया है। यूक्रेन ने दावा किया है कि रूसी सेना ने इस हमले के लिए फास्फोरस बम का इस्तेमाल किया है। यूक्रेन की सेना हर मोर्चे पर रूस से मुकाबला करने की कोशिश में लगी हुई है। उसके बावजूद यूक्रेन की बर्बादी को रोकने में उन्हें नाकामी हाथ लगी है। अंतरिक्ष से ली गई ये तस्वीरें यूक्रेन की तबाही का सबूत दे रही हैं। सैटेलाइट से ली गई इन तस्वीरों को देखिए, कैसे जगह जगह शहर से धुआं निकल रहा है। सैटेलाइट तस्वीरें जारी कर अमेरिकी मीडिया ने दावा किया है कि रूस ने यूक्रेन को बर्बाद कर दिया है। बात महायुद्ध की कर लेते हैं। यूक्रेन ने रूस पर आरोप लगाया है कि वो फास्फोरस बम को इस्तेमाल करके उनके लिए परेशानी खड़ी करना चाहता है। फास्फोरस बम आखिर होता क्या है? फास्फोरस बम को काफी घातक माना जाता है। बम के फटने के बाद तापमान 800 डिग्री तक पहुंच जाता है। बम तब तक जलता रहता है जब तक ये खत्म नहीं हो जाता या उस जगह ऑक्सीजन पूरी तरह खत्म नहीं हो जाता है। इस बम को रासायनिक हथियार की श्रेणी में रखा गया है। जंग में रिहायशी इलाके में बम के इस्तेमाल की इजाजत नहीं है। 1997 में स्विट्जरलैंड के जेनेवा कन्वेंशन में व्हाइट फास्फोरस के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा था। रूस ने भी इस आदेश पर हस्ताक्षर किया था। पहली बार 1916 में पहले विश्व युद्ध में फास्फोरस बम का इस्तेमाल किया गया था। रूस ने 1994 में पहली बार चेचन युद्ध में फास्फोरस बम का इस्तेमाल किया था। बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां बुलडोजर योगी के लिए उपयोगी साबित हुआ। यूपी के बाद एमपी और बिहार में भी सरकारें बुलडोजर पर दांव लगा रही हैं। कैसे? हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। हमने का भी देखो विकास भी कराएंगे, लेकिन बुलडोजर रुकेगा नहीं। माफिया के ऊपर बुलडोजर चलता रहेगा। गुंडागर्दी करने वालों, मध्य प्रदेश की धरती पर तुम्हारा अस्तित्व मिटा दिया जाएगा, क्रश कर दिए जाएंगे, कुचल दिए जाएंगे। योगी ने चलाया यूपी में बुलडोजर। विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत। एमपी में भी चला मामा का बुलडोजर। अगर गरीब कमजोर की तरफ हाथ उठा तो मकान खोद के मैदान बना दूंगा। मैं चैन से नहीं रहने दूंगा किसी भी चीज। बिहार को भी भाया बुलडोजर। तत्काल प्रभाव से हमको जेसीबी ले जाना है, ट्रैक्टर ले जाना है, बुलडोजर ले जाना है और मकान ढहाने का काम करेंगे। उस समय माननीय कोई सदस्य पैरवी नहीं कीजिएगा। सत्ता पाने की चाबी बनेगा योगी का बुलडोजर मॉडल। तस्वीरें एमपी के सिवनी की हैं, जहां गैंग रेप के आरोपियों के खिलाफ हुआ बुलडोजर का डबल प्रहार। ये मैसेज देना समाज में ज़रूरी है कि जो महिलाओं और बच्चियों के साथ ऐसी घटनाएं करेंगे उनको किसी भी तरीके से बख्शा नहीं जाएगा और बिल्कुल कुचल दिया जाएगा। या फिर शहडोल की ये तस्वीरें देखिए, यहाँ भी मामा का बुलडोजर गरज रहा है। यहाँ भी गैंग रेप के आरोपी के घर पर बुलडोजर चलाकर उसे जमींदोज कर दिया गया। रतलाम के जावरा में युवक का अपहरण करने वाले 3 आरोपियों का पहले पुलिस ने बीच बाजार जुलूस निकाला। फिर आरोपियों के मकान पर चला मामा शिवराज का बुलडोजर। एक ही दिन में रतलाम, शहडोल और सिवनी में बुलडोजर चलाकर क्राइम करने वाले आरोपियों के मकानों को ढहा दिया गया है। गैंग रेप, अपहरण, अवैध कब्जा के मामले में बुलडोजर का सहारा लिया जा रहा है। ऐसा कर एमपी में शिवराज अपराधियों को कड़ा संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में जितने गुंडे और अपराधी हैं वो भी सुन लें
अगर गरीब कमजोर की तरफ हाथ उठा तो मकान खोद के मैदान बना दूंगा, मैं चैन से नहीं रहने दूंगा किसी भी चीज। वहीं बिहार में नीतीश सरकार ने योगी के इस बुलडोजर मॉडल को लागू करने का फैसला किया है। बिहार में जहां भी सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किया गया है, वहां बजट सत्र के बाद बुलडोजर चलाने का फरमान जारी किया गया है। तत्काल प्रभाव से हमको जेसीबी ले जाना है, ट्रैक्टर ले जाना है, बुलडोजर ले जाना है और मकान ढहाने का काम करेंगे। उस समय माननीय कोई सदस्य पैरवी नहीं कीजिएगा। यूपी में मुख्यमंत्री योगी के जीत के पीछे सख्त छवि को श्रेय दिया जा रहा है। इसी सख्त छवि का प्रतीक बुलडोजर बन गया। सवाल ये है, क्या योगी का फॉर्मूला बाकी राज्यों में चल पाएगा? सवाल ये भी है कि क्या सरकारें कानून से ऊपर उठकर काम नहीं कर रही हैं? ये कोइंसिडेंट ही है, दो देशों के दो खिलाड़ी अपना खेल छोड़कर राजनीति में आ गए और राजनीति में भी शिखर पर पहुंचे, लेकिन उसके बाद में दोनों का ही करियर एक साथ ढलान पर आ गया है। मैं बात कर रहा हूं सिद्धू और इमरान की। दोनों का करियर अब ढलान पर है अपने अपने देशों में। दोनों में एक खास बात क्या है, एक कुर्सी का राग अलापता है तो दूसरा कश्मीर का। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।